इन एक्चुअल उससे कितना ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले ये समझाने के लिए कि ये अंदाजा कैसे लगाया जाता है कि कौन सी चीज स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, और कितनी स्टेबल है या कितनी अनस्टेबल है, हमने दो सिंपल एक्सपेरिमेंट किए। एक साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके साइक्लोहेक्सेन बनाया। इस प्रोसेस में 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी इवॉल्व हुई। और हमने आपको ये कहा, व्हेनेवर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, प्रोडक्ट स्टेबल होता है, रिएक्टेंट अनस्टेबल। और स्टेबल और अनस्टेबल का क्राइटेरिया है एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल है, जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल है, और जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एक्चुअली स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। तो अब चूंकि उस रिएक्शन में 28.6 किलो कैलोरीज एनर्जी इवॉल्व हुई, इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से 28.6 किलो कैलोरीज एनर्जी के लिहाज से कम है और स्टेबिलिटी के लिहाज से ज्यादा है। फिर हमने कहा ओके, अगर इसका ये मतलब है कि एक डबल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में 28.6 किलो कैलोरीज का स्टेबिलिटी डिफरेंस पैदा करता है, तो फिर दो डबल बॉन्ड इससे डबल डिफरेंस पैदा करेंगे। इस सोच के तहत हमने दो डबल बॉन्ड वाले 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एनर्जी इवॉल्व होनी चाहिए वो एग्जैक्टली 28.6 का डबल होगी, यानी 57.2। It was not exactly 57.2, it was 55.2, which is 2 kilocalories less than expected। लेकिन ये इंतहाई माइनर सा डिफरेंस था जिसे हमने इग्नोर कर दिया। अब हम आ रहे हैं तीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पर जो थ्योरेटिकली 135 साइक्लोहेक्साट्राइन है। याद रहे, लफ्ज 135 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन में क्या फर्क है। अगर ये कंपाउंड एक आम सा तीन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड साबित हो गया, यानी इसने वही एनर्जी इवॉल्व की जो एक्सपेक्ट हो रही है, या लगभग 2-4 का फर्क, कोई फर्क नहीं है, तो फिर इस कंपाउंड का नाम 135 साइक्लोहेक्साट्राइन ही रहेगा। अगर इसने कोई अजीब और गरीब रवैया दिखाया तो इससे ये साबित होगा कि इसके डबल बॉन्ड हाथी के दांत हैं, खाने के, और यानी वो डबल बॉन्ड आम डबल बॉन्ड जैसे नहीं है। तो जब वो आम डबल बॉन्ड जैसे नहीं है तो उन्हें ट्राइन क्यों कहें, तो फिर उसका नाम हो जाएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के नाम से तो कहीं नहीं पता चल रहा ना कि तीन डबल बॉन्ड होने चाहिए, इसीलिए नाम चेंज किया गया। इसीलिए इसको 135 साइक्लोहेक्साट्राइन नहीं कहते। जब इसके डबल बॉन्ड जैसा बिहेव ही नहीं कर रहे तो फिर इनका नाम भी स्पेशल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फैसला अब हो जाएगा। इस वक्त मैंने इसका नाम 135 साइक्लोहेक्साट्राइन इसीलिए लिखा है ताकि पता चले, पोल खुल जाए इसकी। तो अब ये थी एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब हमने ये काम किया, हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं। अगर वैल्यू -85.80 आई या उससे 2-4 का फर्क आया तो इट मींस इस कंपाउंड में कोई स्ट्रेंज स्टेबिलिटी नहीं है, ये आम सा कंपाउंड है। लेकिन अगर कोई जबरदस्त किस्म का फर्क आया तो इससे साबित हो जाएगा कि इस कंपाउंड में अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी है और ये एरोमेटिसिटी रखता है। तो लेट्स सी, जब ये प्रैक्टिकल किया गया तो जो वैल्यू निकली है वो निकली है, पता नहीं कितने हैं, याद नहीं रहता, हिसाब लगाना चाह रहा हूं पर लग नहीं रहा। -49.8 किलो कैलोरीज पर मोल इज द एक्चुअल वैल्यू। इट्स वेरी क्लियर, बहुत फर्क है। और एग्जैक्टली अगर मैं ये डिफरेंस निकालूं तो द डिफरेंस इज -36 किलो कैलोरीज पर मोल is the difference and that is not ignorable। इसे आप नहीं कह सकते कि कोई फर्क नहीं, ये तो बहुत ह्यूज फर्क है। इसका मतलब है बेंजीन, जिसके बारे में आप ये समझ रहे थे कि उसे 85.8 किलो कैलोरीज अनस्टेबल होना चाहिए, वो अनस्टेबल है मगर उतना नहीं जितना आप समझ रहे थे।
उसने -49.8 एनर्जी दी है, जिसका मतलब है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से 36 किलो कैलोरी ज्यादा स्टेबल है। तो ये है उसकी अनयूजुअल स्टेबिलिटी जो बेंजीन को एरोमेटिक बना रही है। इस एनर्जी को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन। बेंजीन को उसूलन इतना स्टेबल नहीं होना चाहिए था, उसे 3 डबल बॉन्ड जैसा बिहेव करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करके हमें बताया है कि वो एक नई कैटेगरी का कंपाउंड है जो डबल बॉन्ड रखकर भी किसी वजह से स्टेबल हो जाते हैं। अभी वजह नहीं बताई है। अभी ये क्वेश्चन है सर क्यों, 3 डबल बॉन्ड तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो फिर ये क्यों स्टेबल है, क्यों की अभी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप। अभी बता रहे हैं मसला क्या है। मसला ये है कि कुछ कंपाउंड डबल बॉन्ड रखकर भी डबल बॉन्ड जैसा बिहेवियर नहीं दिखाते, और ये है उसका सबूत। अब क्यों करते हैं ऐसा, ऐसी बात है, आगे यही पढ़ना है, पहले इसे पूरा कर लेते हैं। When 1,3,5 cyclohexatriene is hydrogenated, we expect -85.8 kilocalories per mole energy to be evolved. In actual, 49.5 kilocalories per mole is evolved, which is 36.0 kilocalories per mole less than expected. This energy is called resonance or stabilization energy of benzene, and it measures how much benzene is stable than expected. तो इस एनर्जी के दो नाम हैं, रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये जो स्टेबलाइजेशन का नाम है, ये तो नाम स्टेबिलिटी से निकला है, समझ में आता है। रेजोनेंस क्या भला है, जो नया नाम लिया है, तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हुए क्लियर होंगे। इस तरह प्रैक्टिकली एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना आसान हो गया। स्ट्रक्चर देखकर पहचानने की तो हमने आपको निशानी बताई दी थी कि भाई जिसमें बेंजीन नहीं नजर आया वो एरोमेटिक। और अब हमने प्रैक्टिकली उसका हिसाब ये बनाया कि फर्ज कीजिए कंपाउंड आपके पास आता है, तो एरोमेटिसिटी जांचने का तरीका बड़ा सिंपल है। उसके स्ट्रक्चर में जितने डबल बॉन्ड हो उससे आप फौरन हिसाब लगा लेते हैं कि उसे कितना अनस्टेबल होना चाहिए। फिर ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या उससे कम है। तो अब हर वो कंपाउंड जो बेंजीन की तरह रिजल्ट्स दे कि उसके स्ट्रक्चर में मौजूद डबल बॉन्ड जो उसकी इनस्टेबिलिटी जाहिर कर रहे हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेगा, वो एरोमेटिक होगा। तो हर एरोमेटिक कंपाउंड को पकड़ने का यही तरीका है। तो अब ये 3 एक्सपेरिमेंट करके और वैल्यूज दिखाकर हमने आपको बताया, पहले 2 कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से जितने अनस्टेबल होने चाहिए वो उतने ही अनस्टेबल थे, उनमें कोई स्पेशल बात नहीं थी, वो नॉर्मल कंपाउंड थे। ये तीसरा वाला एक्सपेक्टेशन से हट गया, इसने स्ट्रेंज या एडेड स्टेबिलिटी दिखाई और इस वजह से ये कहला रहा है एरोमेटिक। ये पूरा काम जो हमने सुना लिखा, इसको हम एक ग्राफ की मदद से समराइज करते हैं जिसमें सारी कहानी आ जाएगी। वो कैसा ग्राफ है,
फर्स्ट ईयर में काइनेटिक्स के टॉपिक में हम एक ग्राफ बनाते थे, इसे कहते थे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसमें हम ये शो करते थे, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाले टॉपिक में भी था, कि अगर एक रिएक्शन एक्सो या एंडोथर्मिक है तो एनर्जी के एतबार से रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, और उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो उस रिएक्शन का डेल्टा एच होता है, जो आज हमने आपको कहा बुनियादी तौर पर सिर्फ एनर्जी की वैल्यू नहीं है, ये दो कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी का डिफरेंस भी जाहिर करती है। तो आइए जरा याद करें, पहला कंपाउंड था साइक्लोहेक्सीन, जिसे हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ जो है साइक्लोहेक्सेन। अब जो रिएक्टेंट होते हैं वो ग्राफ में लेफ्ट साइड पे बनते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट पे बनता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लिया जाता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे है एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ऊपर, जिसकी एनर्जी कम वो नीचे, और स्टेबिलिटी के एतबार से जिसकी स्टेबिलिटी कम वो ऊपर, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो नीचे। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी का वो 28.6 किलो कैलोरीज पर। इट शोज द स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने कंपाउंड यूज किया 2 डबल बॉन्ड वाला, जो ऑलमोस्ट एनर्जी के एतबार से डबल हाइट पे था। नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा फर्क था, लेकिन ऑलमोस्ट डबल हाइट। तो क्या डिफरेंस इस कंपाउंड में और साइक्लोहेक्सेन में था? 55.2 किलो कैलोरीज पर। तो अब आपको अंदाजा हो रहा है सबसे स्टेबल साइक्लोहेक्सेन, उससे पहले माले पर साइक्लोहेक्सीन, दूसरे माले पर हेक्साडाइन, तो तीसरे माले पर ट्राइन को होना चाहिए था। तो इस कंपाउंड को हमारी तवक्कात के मुताबिक तीसरे माले पे होना चाहिए था, यहाँ। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि ये कंपाउंड एनर्जी के एतबार से और स्टेबिलिटी के एतबार यहाँ होना चाहिए था। और इसका जो फर्क हम उम्मीद कर रहे थे वो फर्क होना चाहिए था -85.8 किलो कैलोरीज पर। मगर असल में जो कंपाउंड इस स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास है, जिसे हम बेंजीन कहते हैं, और फर्क करने के लिए उसके डबल बॉन्ड्स की जगह सर्किल बनाते हैं, वो कंपाउंड कहाँ है एनर्जी के एतबार से? यहाँ तो नहीं है, वो उस हाइट पर है कि उसका और साइक्लोहेक्सेन का फर्क कितना है? 49.8। 49.8 का मतलब है वो इससे भी थोड़ा नीचे है। तो बेंजीन यहां कहीं है, और जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है -49.8। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये है वो फर्क जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी ने उसमें क्रिएट किया है। होना चाहिए था इसे यहाँ, और असल में वो यहाँ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ये नहीं कह रहे कि बेंजीन साइक्लोहेक्सेन की तरह स्टेबल हो गया। सैचुरेटेड तो वही है ना, कि बिल्कुल सैचुरेटेड नहीं बन गया, लेकिन वो उतना अनसैचुरेटेड नहीं है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो तो इनफैक्ट 2 डबल बॉन्ड वाले से भी थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, 2 डबल बॉन्ड वाले से भी नीचे आ गया। तो इसके डबल बॉन्ड्स में इसका मतलब है कोई खास बात है कि 3 डबल बॉन्ड हैं, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं कि 2 डबल बॉन्ड वाले से भी थोड़ा नीचे आ रहा है। तो अब वो वजह इंशाल्लाह हमें समझनी होगी। तो ये यहाँ काम हो गया स्टेबिलिटी और बेंजीन के जादू का टॉपिक था। तो ये जादू का टॉपिक क्या होता है? जो नजर नहीं आता। अब हम बड़े मखमसे में फंसे हुए हैं इस वक्त कि एक तो ये हो गया कि जी सिलेबस कट गया, तो अब ढूंढ रहे हैं किताब में क्या कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। तो उनका क्या होगा जो किताब में थी नहीं, फंस गए ना। तो ये वो जादू का टॉपिक है
जो किताब के असाइनमेंट में है, पेपर में है, बुक में नहीं है। तो अब हम बुक खोले ना तो एक हेडिंग चलती है बेंजीन इंट्रोडक्शन, उसमें इसका तस्करा है बस थोड़ा सा 3-4 लाइनों का। ये पूरा इस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं है। और इम्तिहान में भी और हमारे किताब के आखिर में जो सवाल है असाइनमेंट का, उसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, डिफाइन एरोमेटिसिटी एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। ये 4 मार्क्स का सवाल पेपर में आता रहा है 2-3 दफा। क्या लिखें? तो बुक में तो नहीं लिखा हुआ, तो बस हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, दुनिया की बाकी सारी बुकों में लिखा हुआ। तो ये ना समझे वो आमिर अरशद ने अपनी तरफ से कोई चीज निकाल ली होगी, तो ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, पता नहीं उड़ गया जादू से, तो सवाल रह गया, जवाब हो गया। तो इसलिए ये बताना 2 बातों की वजह से जरूरी है, क्योंकि एक तो ये इम्तिहान में आ चुका, बुक में भी है इसका तस्करा, और दूसरा इसलिए भी जरूरी है कि इसके बगैर तो आगे नहीं जाएंगे ना। अब अगर बच्चे पूछ रहे हैं एरोमेटिसिटी क्या है, तो दैट इज द एक्चुअल प्रूफ, हिसाब किताब लगा के नंबर्स के जरिए पूरा प्रूफ हो गया। देखिए बेंजीन को अब ऑर्डिनरी कंपाउंड मत समझिएगा, 3 डबल बॉन्ड वाला आम सा कंपाउंड नहीं है ये। अगर ये 3 डबल बॉन्ड वाला आम सा कंपाउंड होता तो जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं हमें ये वाली एनर्जी मिलती। अब ऐसा करें कि अब एक कंपाउंड लें जो एरोमेटिक ना हो और उसमें 3 डबल बॉन्ड हो, ओपन चेन, बजाय साइक्लोहेक्साट्राइन लेने के 135 हेक्साट्राइन ले लेते हैं जो ओपन चेन 3 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और उसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करें, एग्जैक्टली यही एनर्जी निकलेगी। तो हमें समझ आ जाएगी कि नॉर्मल में और एबनॉर्मल में क्या फर्क है। नॉर्मल 3 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिहेव करेगा, और एरोमेटिक कंपाउंड बिल्कुल उसके अपोजिट अंदाज से बिहेव करेगा। तो बेंजीन इज एरोमेटिक and all those compounds which behaves like benzene should be aromatic as well. अब रह गई बात तीसरी डेफिनेशन। तीसरी एक अजीबोगरीब डेफिनेशन हमने लिखी थी एरोमेटिसिटी की, it is the property of sp2 hybridized carbon atom arranged in hexagonal ring in which one pi bond of each carbon on a unhybridized p orbital from each carbon allows cyclic delocalization of pi electron। बहुत अजीब सी लैंग्वेज थी। अब वो जो भी अजीब सी लैंग्वेज थी, ये असल में है वजह why these compounds behave like this। तो अब ये वजह और इसकी लैंग्वेज तो बड़ी अजीब सी है, तो कहानी शुरू से होगी। तो अब वो कहानी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का पहला टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन के बाद। तो स्ट्रक्चर तो हमने मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन के भी पढ़ लिए हाइब्रिडाइजेशन से, और रिजेक्ट भी कर दिए, ये पढ़ लिए। लेकिन अभी जो रिड्यूस सिलेबस की स्टोरी आई उसमें से वो गायब हो गए। तो अब आप अल्लाह मालिक है भाई, क्या कर सकते हैं। तो जो हमारा मैंने किस्सा तो सुनते ही गया, तो अब इस पूरे चैप्टर 7 से अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस अब हम आपको रिटन में सारी स्टोरी शेयर करने वाले हैं। हो गई सारी बातें हमारी, मैं अपना जो सब्जेक्ट कम से कम लिख के दे दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो उनमें भी जो हो चुके और जो रहते हैं, ये पढ़ने ये नहीं पढ़ने, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में से वो स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन वाले वो आपको याद नहीं, खत्म, छोड़ दे, भूल जाए बिल्कुल। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमने उसे पढ़ा, क्योंकि अब ये ऐसे बेवकूफ तरीके से सिलेबस काटा गया है कि अब आपसे मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन बेंजीन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो करनी है। इसलिए अच्छा हुआ कि हमने पढ़ लिया। कम से कम हम ये तो नहीं पूछेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अब बेंजीन पे लगाएंगे, लेकिन ईथेन, मीथेन, ईथीन, इथाइन पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, बेंजीन में स्ट्रक्चर जरा ज्यादा बड़ा है, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, दूसरा हिस्सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन। मीथेन, ईथीन, इथाइन वगैरह में सिर्फ स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन थी, डिटर्मिनेशन नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। बोले क्यों? जब मैंने अपनी बात शुरू की स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त, और आपके सामने लिखा फॉर्मूला मीथेन का CH4, सिर्फ फॉर्मूला लिखा, तो
तो ये फॉर्मूले से ही हर समझदार बच्चे को पता चल गया कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है। कार्बन अगर 4 हाइड्रोजन के साथ है तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर कि कार्बन इज फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। मैं इसका कोई और आइसोमर नहीं बना सकता। आइसोमर भी पढ़ लिया ना, इसका तो नहीं बनता। मैंने फॉर्मूला लिखा इथेन C2H6, जिसे केमिस्ट्री की बेसिक्स आती है, वैलेंसी की सेंस है। उसने देखा 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, दिस इज द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसका कोई और आइसोमर नामुमकिन है। इथीन C2H4, द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर इज दिस, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नामुमकिन है। इथाइन C2H2, द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर इज दिस, कोई और स्ट्रक्चर नामुमकिन है। इसका मतलब है इन चारों बेसिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला पता चलने का मतलब है स्ट्रक्चर पता चल गया। और जब स्ट्रक्चर पता चल गया तो फिर हमने ये बताने की कोशिश की कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इनका स्ट्रक्चर एंगल टेट्राहीड्रल, और ये सब, यहाँ एक पाई बॉन्ड है sp2, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है sp2, ये समझाया। लेकिन ये तो नहीं बताया था ना कि ये स्ट्रक्चर कहां से आया, ये तो कॉमन सेंस से आया। लेकिन आज फॉर्मूला लिख रहा हूं C6H6 और आप ये कहते हैं कि द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर इज नो। आइसोमर सिखाए हैं आपको और आपको आते हैं, तो एक काम रख ले अपने पास। इस फॉर्मूले के अगर आपसे कहूं आइसोमर बनाइए तो कम से कम 12-15 बनेंगे, ओपन चेन भी, क्लोज चेन भी। इसलिए कि आपको किसने बताया बेंजीन साइक्लिक है, तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमें ख्वाब आ गया, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए ना। कहूंगा मैं यही, असल बात यही है कि जिसने बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था उसको ख्वाब आया था। लेकिन अभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वक्त पे करेंगे। तो अब आपका काम है, होमवर्क सीख लीजिए और कोशिश कीजिए बनाइए इसके स्ट्रक्चर। तो 2-4 ही बना डालिए, होंगे 15 के करीब। तो अब पहला सवाल यही होगा ना, आपको कैसे पता चला कि बेंजीन ये है, ये कहते हैं या ये कहते हैं, ठीक है, समझ चला। इतने सारे हैं स्ट्रक्चर, इधर तो नहीं है ना, इधर तो एक ही था। तो इसलिए बेंजीन में पहला हिस्सा है स्ट्रक्चर डिटरमाइन कैसे हुआ। ये कैसे पता चला कि बेंजीन में जो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है वो साइक्लिक फैशन में है। एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दूसरे पे सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल। ये कैसे पता चल गया? तो ये पता चला था आज से तकरीबन 200 साल पहले, एग्जैक्टली 180 है, 1840 में। तो ये तो नहीं कह सकते ना देख लिया, ये हम आज कह सकते हैं। यस, आज ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उस वक्त नहीं कह सकते। तो उस वक्त जो लोग थे या साइंसदान थे, उन्होंने महज अकल से और बेंजीन के कुछ रिएक्शंस को गौर से समझकर ये गैस किया था कि बेंजीन कौन सा है। और ये चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान है हिस्सा, इसलिए ये हिस्सा हमारे सिलेबस में है। तो हम पहले इस बात पर बहस करेंगे, हाउ वी एबल टू फाइंड और डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैसे पता लगा कि C6H6 का ये स्ट्रक्चर है। और अगर कोई बच्चा ऐसी उसके जज्बात में आ जाए और वो ये सर ये कैसे पता लगा कि C6H6 फॉर्मूला है, मतलब बच्चे तो बच्चे हैं ना भाई, ये कैसे पता लगा। तो इसकी नहीं हो रही, क्योंकि ये अब आपको याद ना रहे तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, बेंजीन इज अ लिक्विड। और फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में आपने न्यूमेरिकल्स किए थे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के। बेंजीन का थोड़ा सा अमाउंट लेके उसे हवा में जलाएं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा उसका मास निकालें और उससे वही पूरा न्यूमेरिकल था वो सॉल्व करके C6H6 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये सब फर्स्ट ईयर में चूंकि हो चुका है, इस पर बात नहीं होगी। यहां से शुरू करेंगे। फॉर्मूला है C6H6, पॉसिबल स्ट्रक्चर कोई 12-15 है, उसमें से कैसे पता चला कि बेंजीन ये वाला है।
ये काम अब हम करेंगे, दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक हो गई बात? थैंक यू।